यूरिन फॉर्मेशन और दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अगर वो दोनों टॉपिक आप अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो फिर इस चैप्टर में कुछ बचता नहीं। तो आपको जो कुछ भी सिखाया है समझाया जाएगा, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया और समझाया जाएगा कि वो दो प्रोसेस आप कितना अच्छा तरीके से समझ जाते हो। और आपको भी ये फोकस
बना रहा है, एंड दीज कॉलम आर नोन एज कॉलम ऑफ बर्टिनी और द रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी. is known as renal column of Bertini. अगर आप इतना स्ट्रक्चर जानते हो तो आप किडनी का ग्रॉस स्ट्रक्चर समझ चुके हो कि ग्रॉस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है. यस, किडनी को कितने पोर्शन में बांटा गया? एक कौन सा? कॉर्टेक्स. दूसरा एक कॉर्टेक्स पोर्शन है और एक मेडुला. बाहर वाला, अंदर वाला. मेडुला वाले पोर्शन में ट्रायंगुलर शेप या पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर है जिनका नाम है रीनल पिरामिड. रीनल पिरामिड कन्वर्ज होकर जा रहे हैं माइनर कैलिक्स. डायग्राम मेरे बहुत अच्छे नहीं लेकिन यहाँ पर बनने चाहिए, इसलिए मैं आप पर एक बार और चांस लेता हूँ. मेरे साथ आप एक बार और डिस्कस करिए. किडनी किस शेप की है? बीन शेप है. अब आपकी टाइम है बेटा, सही ढंग से समझाना मुझे. यस, इस वाले डिप्रेशन का नाम क्या ये डिप्रेशन हाइलम कहलाएगा? आगे का मुझे नहीं मालूम, आप ही को बताना पड़ेगा. हाइलम बताइए. हाइलम के बाद इस पूरे के पूरे पार्ट को कितने पार्ट में बांटा गया है? बाहर वाला, अंदर वाला, मेडुला. पक्का? अब जो मेडुला पोर्शन है, कॉर्टेक्स को तो छोड़ दो, मेडुला जो वाला जो पोर्शन है, चलिए मेडुला वाला जो पोर्शन है बेटा, वहां पर प्रेजेंट है पिरामिड्स. क्या प्रेजेंट है? पिरामिड. ये मान लो एक पिरामिड हो गया, ऐसे दूसरा पिरामिड हो गया, ये तीसरा पिरामिड हो गया. ऐसे मैं पिरामिड बना रहा हूं, आप काउंट कर सकते हो अपने हिसाब से. दीज आर द पिरामिड्स. इन पिरामिड्स का नाम अच्छा रहेगा कि एक एक नाम लेते जाओगे, काम बनता जाएगा. आपको कई बार लगता होगा एक ही डायग्राम बना करके मैं दोबारा मिटा के देता हूं, क्योंकि एक साइकोलॉजी है. आप पहले डायग्राम के साथ सीखते हो और दूसरे डायग्राम के साथ परफॉर्म करते हो. अब आपको परफॉर्म करने का टाइम है. बताओ ये पोर्शन, ये वाला कॉर्टेक्स में पिरामिड, मेडुला में पिरामिड. अब मेडुला के पिरामिड कैप बना रहे हैं. दीज आर द कैप. याद रहेगा? इन्हीं कैप पर ध्यान सुनना, इन्हीं कैप पर बेटा आपका डिप्रेशन होगा. बोलो. माइनर कैलिक्स. ये भी सारे जुड़े. क्या बना? मेजर कैलिक्स. ये अच्छा बताओ, ये बोलो, ये क्या हो गया? मेजर कैलिक्स. अच्छा ये बताओ, माइनर कैलिक्स. ये तो माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स आपस में जुड़ गए. क्या बनाया? रीनल पेल्विस. फिर से बोलो, रीनल. आगे किस रूप में? यूरेटर. तो जो मैं पूछूं वो बताते जाओ, मेरा काम बनता जाएगा. बताओ, मेडुला में पिरामिड है. पिरामिड है. तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी लाइन बनाए हैं, ये क्या है? मेडुलरी पिरामिड. पिरामिड हो गए. अच्छा बताओ, ये वाला पोर्शन मेजर की माइनर? दे आर द माइनर कैलिक्स. अच्छा इसके पीछे मेजर कैलिक्स. अब आपका परफॉर्म करने का समय आप करते रहिए. याद रखना, सारे मेजर कैलिक्स 1 2 3. क्या बनाया? रीनल पेल्विस. और रीनल पेल्विस बाहर ओपन हुआ, यूरेटर. यूरेटर. थैंक यू वेरी मच. फिर मैंने बोला कि आपका जो कॉर्टेक्स है, ये सब कॉर्टेक्स रीजन, ये भी कॉर्टेक्स रीजन है, ये डिप्रेस होकर के कॉलम के रूप में अंदर घुस गया. ये देखो, ये डिप्रेस होकर के कॉलम के रूप में 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच में घुसने लगा. बताओ इसका नाम? रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी. ये किडनी के ग्रॉस स्ट्रक्चर. दीज आर द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी.
ये भी काम नहीं आएगा, इसके पहले वाला डायग्राम भी काम नहीं आएगा, और उसके पहले जो बुक में पढ़ा है वो भी काम नहीं आएगा, काम यहाँ आएगा। ठीक, अब हटा दें। अब अगर तुम काम करके तो याद होगा। किडनी कितनी है? एक है। वाह, एक का किया, एक पेयर है, दो हैं थोरेक्स में कि एब्डोमेन? राइट वाली थोड़ी, लेफ्ट वाली थोड़ा, दोनों के पास कैप्सूल है, नाम है रीनल कैप्सूल। लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई, थिकनेस, पक्का? किडनी को काटा, अंदर घुसे, कितने पार्ट? एक कौन, दूसरा, पक्का? मेडुला में गए, पिरामिड मिले, नाम है मेडुलरी पिरामिड। हाँ, मेडुलरी पिरामिड मिला। मेडुलरी पिरामिड को आपस में जोड़ा किसने? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स ने जोड़ा, माइनर कैलिक्स ने मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स बनाया, और मेजर कैलिक्स, हाँ, पेल्विस से यूरेटर बाहर आया। फिर बोला कि जो मेडुलरी पिरामिड है इनके बीच बीच में कौन घुस गया? कॉर्टेक्स घुस गया है, कॉलम बना रहा है। तो बताओ उस कॉलम का नाम रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। ये सब बकवास है, याद रखना। चाहे वो मेडुलरी पिरामिड हो, चाहे रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी हो, चाहे पूरी किडनी हो, इन किडनी के ये ग्रॉस स्ट्रक्चर थे। किसने? ग्रॉस मतलब छोटे की बड़े? बड़े, हाँ बड़े। द किडनी हैव सम फाइन फंक्शनल यूनिट। किडनी के पास अपनी एक फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो बहुत फाइन है, इतनी फाइन कि उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देख पाएंगे। किससे? इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, हम लोग माइक्रोस्कोपी से देखेंगे उसे, और जब हम उसे माइक्रोस्कोपी से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन तो खैर नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी से भी देख सकते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोपी से देखेंगे तो उस ट्यूब्यूल का, उस फंक्शनल यूनिट का नाम है नेफ्रॉन। बोलो क्या नाम? नेफ्रॉन। ऑल्सो नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। याद रखना, ईच किडनी लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन। कितने? आपकी बुक में 10 से 12 नहीं है, 1 मिलियन। फिर से बोलो, 1 मिलियन। व्हाट इज 1 मिलियन? 10 लाख। अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन है। लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे ईच किडनी। 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट हो। अब मैंने पहले ही बोला इट इज नॉट अ स्ट्रक्चरल यूनिट। मैं फिर से बोल रहा हूं, 3 बार बोल दे रहा हूं, इट इज नॉट अ, इट इज नॉट अ, नेवर, इट इज नॉट अ स्ट्रक्चरल। ये स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शनल यूनिट है। क्या है? फंक्शनल। और फंक्शनल यूनिट का मतलब ये कोई फंक्शन कर रही है। फंक्शन करने का मतलब है भैया कि ये यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है। किसका फॉर्मेशन? यूरिन। कौन यूरिन का फॉर्मेशन कर रहा है? यार किडनी में कर रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा कर रहे हैं? नेफ्रॉन। फिर से बोलो। तो इसीलिए बोल रहा हूं, अगर स्ट्रक्चरल यूनिट होती तो मैं दूसरे तरीके से पढ़ाता, लेकिन जब भी मैं फंक्शनल यूनिट पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा उनके फंक्शन के हिसाब से हर एक नेफ्रॉन को, हर एक 2 पोर्शन में बांटा गया। कितने पोर्शन में? 2। और ये मेरा तरीका नहीं है, एनसीईआरटी का तरीका। और बोलते हैं इन 2 पोर्शन में एक पोर्शन का नाम है ग्लोमेरुलस, और दूसरे पोर्शन का नाम है ट्यूबुलर पार्ट। सी,
तो अगर मैं नेफ्रॉन को फंक्शनली डिवाइड करूं, फिर से बोल रहा हूं, स्ट्रक्चरली कि फंक्शनली, तो मुझे दो पोर्शन मिलेंगे। वन इज नोन एज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, यस, और दूसरा कौन? ट्यूबुलर, ट्यूबुलर पोर्शन। द ग्लोमेरुलस हैव द कैपिलरी नेटवर्क बाय द एफरेंट आर्टीरियोल एंड इफरेंट आर्टीरियोल, और एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल के बीच में देयर इज अ कैपिलरी नेटवर्क। बोलो क्या नाम? कैपिलरी नेटवर्क। बंद करो। ओके, ये वाला आर्टीरियोल, हाँ, एफरेंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनके बीच में कैपिलरी नेटवर्क, ये कैपिलरी नेटवर्क है। इसी कैपिलरी नेटवर्क का नाम है ग्लोमेरुलस। फिर से बोलो, ग्लोमेरुलस। अगर मैं ये कैपिलरी नेटवर्क ऐसे दिखा देता तो आपका दिमाग हो जाता खराब, हालांकि मैंने कोशिश की ऐसे दिखाने, बट इस ग्लोमेरुलस के अलावा आपका दूसरा पार्ट कौन सा है? ट्यूबुलर पार्ट। इस ट्यूबुलर पार्ट के अपने 5 पार्ट, कितने पार्ट? 5 पार्ट। अभी बनाऊंगा मैं पूरा। वन इज नोन एज बॉमेंस कैप्सूल, कैप्सूल। दूसरा है पीसीटी, व्हाट इज पीसीटी? तीसरा है लूप ऑफ हेले, चौथा है डीसीटी, व्हाट इज डीसीटी? और चौथा है कलेक्टिंग डक्ट, व्हाट इज सीटी? कलेक्टिंग डक्ट। बताओ ट्यूबुलर पार्ट के कितने पार्ट? 5। चलो भाई बोलो पहला। बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। देखो बेटा, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, इन दोनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन एनसीईआरटी ने पढ़ाया इसलिए मेरा बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी दिन क्वेश्चन पूछा गया कि नेफ्रॉन की फंक्शनल यूनिट में कितने पार्ट, और तुम्हें केवल ये 5 आते हुए तो मामला बिगड़ जाएगा। फंक्शनल यूनिट में कितने पार्ट? 2, क्योंकि एनसीईआरटी बोलती कितने पार्ट? 2। एक कौन? ग्लोमेरुलस, दूसरा ट्यूबुलर। हटा दें इसे। यस, आप पूरा स्ट्रक्चर देखो, याद रखना। सबसे पहले तो हम लोग को ग्लोमेरुलस पार्ट ही बनाना चाहिए, वही सही तरीका है। बताइए, एक तरफ से आर्टीरियोल आया, इफरेंट के एफरेंट, हाँ एफरेंट, बताइए एफरेंट, और जाने वाला इफरेंट। इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम है और एफरेंट का ज्यादा, पक्का। और इनके बीच में देयर इज सो मेनी कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क है, लाइक दिस। ओके, बताओ इनका नाम, इसका नाम एफरेंट, इसका नाम इफरेंट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ट्यूबुलर पार्ट। यहां पर डबल मेम्ब्रेनस एक स्ट्रक्चर है, और इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का नाम है बॉमेंस कैप्सूल। दिस बाउल शेप बॉमेंस कैप्सूल। सिंगल मेम्ब्रेनस की डबल, एक बेटा जो ग्लोमेरुलस के साथ और एक अवे है, इनके बीच में प्रेजेंट है ल्यूमेन। बोलो क्या नाम है? ल्यूमेन। ल्यूमेन ऑफ द बॉमेन कैप्सूल। सो बॉमेन कैप्सूल, बॉमेन कैप्सूल में डबल मेम्ब्रेन, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली, और उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है ल्यूमेन। नाउ इस बॉमेन कैप्सूल के बाद देयर इज अ टेढ़ा मेढ़ा पार्ट। द टेढ़ा मेढ़ा पार्ट इज नोन एज कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि आगे वाला है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रॉक्सिमल। फिर से बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमल? पहले वाला। और इट इज कॉन्वोल्यूटेड, इट इज फोल्डेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब फोल्डेड। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये एक ट्यूब्यूल मिलेगा जिसका नाम है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। And then proximal convoluted tubule will be hair pin like। कैसा बेटा? hair, जैसे हेयर पिन्स होती हैं गर्ल्स की, like that, वैसा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, that is known as loop of Henle। बोलो क्या नाम है? loop of Henle। loop of Henle में एक बेटा नीचे उतरता हुआ पार्ट, that is known as descending loop of Henle।
वैसे आप सब कुछ जानते हो, फिर भी मेरा काम है पढ़ाना, क्योंकि मैं टॉपिक आज यही पढ़ा रहा हूं। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसके दो पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट है या मेडुलरी पार्ट है ये थिन है, ऊपर वाला पार्ट है थिक। इट इज नोन एज थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, तो नीचे वाला पता नहीं, थिन, अरे ये वाला हाँ डिसेंडिंग, और ये वाला असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के कितने पार्ट? एक थिन और एक थिक। जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो आगे जाके अगेन कॉन्वोलेटेड होता है, फोल्डेड होता है लाइक दैट, एंड दैट इज नोन एज DCT। फिर से बोलो DCT। थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज DCT? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। थैंक यू वेरी मच। इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आगे जाकर के एक डक्ट में ओपन होते हैं। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डक्ट? यस, दिस डक्ट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। जो कॉर्टेक्स से चालू होती है, जिसका मेजर पोर्शन बेटा, जिसका मेजर पोर्शन मेडुला में है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। ओके, अब याद रखेंगे इतना पोर्शन जहां पर मैं लाइन लगा रहा हूं, ये जिसमें दो चीजें, बोलो कौन? और इसका नाम ग्लोमेरुलस। दोनों बातें एक ही है कि अलग अलग? अलग अलग। बताओ, कैपिलरी का नाम? हाँ, ग्लोमेरुलस। ट्यूब्यूल का नाम बॉमेन कैप्सूल। बॉमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर हम लोग एक नाम देते हैं, नाम है मालपीगियन कार्पसल। मालपीगियन कार्पसल्स। या फिर इन्हीं का नाम है रीनल कार्पसल्स। मालपीगियन कार्पसल्स और रीनल कार्पसल्स। और ये हर एक पार्ट, चाहे जितना इजी लग रहा हो, आपके ब्रेन में नहीं है तो यूरिन फॉर्मेशन और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में आप लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं। अगर आपको बहुत आता है तो अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं कि आपको बहुत आता है। अगला डायग्राम मैं ब्लड वेसल के रेस्पेक्ट में बनाऊंगा। ये वाला डायग्राम मैंने ट्यूब्यूल के रेस्पेक्ट में बनाया है, तो हो सकता है तुम्हें दोबारा डायग्राम वही लगे, लेकिन वो वही नहीं होगा, इसलिए ध्यान से देखते जाना। चलो बताओ, फंक्शनल पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन कितने पार्ट? दो हो गए। एक का नाम ग्लोमेरुलस हो गया, दूसरा ट्यूबुलर। अब ट्यूबुलर में 5 हो गए। पहला बॉमेन कैप्सूल, PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT, कलेक्टिंग। ओके, बताओ ग्लोमेरुलस क्या है? पता नहीं सर, ब्लड कैपिलरी है। ग्लोमेरुलस क्या है? ब्लड कैपिलरी है। ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरी है। किससे बनी है? एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल। प्रीति खड़ी हो। व्हाट इज द रूल फॉर द कैपिलरीज? कैपिलरीज किन दो बड़ी ब्लड वेसल्स के बीच में बननी चाहिए? रूल ये क्या होता है सर? जब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, आंचल खड़ी हो, व्हाट इज द रूल? द कैपिलरीज इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। एक तरफ से, एक तरफ से, बीच में कैपिलरी,
होनी चाहिए। अगर ये चीज नहीं हुई तो याद रखना ये नॉर्मल चीज नहीं है। पहली बार गलती हुई थी पोर्टल में, याद आया? एक तरफ से वेन, दूसरी तरफ से वेन, कैपिलरी आई थी, एंड दैट वाज नोन एज पोर्टल सिस्टम। अब की बार एक तरफ से आर्टीरियोल, दूसरी तरफ से भी आर्टरी। इधर से आर्टीरियोल आया, इधर से भी आर्टीरियोल आया, और यहां पर क्या आया? कैपिलरी। इट इज अ नॉर्मल और एबनॉर्मल? एबनॉर्मल, क्योंकि आर्टरी से ब्लड आना चाहिए, वेन से निकलना चाहिए। यहां आर्टरी से आ रहा, आर्टरी से ही निकल रहा, एंड दैट्स वाई कुछ लोग इसे पोर्टल मानते हैं इन एम्फीबिया। किसमें? एम्फीबिया। हमारे केस में रीनल पोर्टल सिस्टम। पर अगर कभी रीनल पोर्टल सिस्टम की बात कही जाए कि क्या कहीं रीनल पोर्टल सिस्टम एग्जिस्ट करता है? यस। कहाँ? एम्फीबिया। मैंने 2 पोर्टल सिस्टम आपको पढ़ाए थे, कुछ याद है? हाइपोथैल्मो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, याद आया? दूसरा पढ़ाया था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और आज पोर्टल नहीं पढ़ा रहा हूं, ग्लोमेरुलस पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? तो ग्लोमेरुलस की यही खासियत है कि एक तरफ भी आर्टीरियोल, दूसरी तरफ भी आर्टीरियोल, बीच में कैपिलरी। ये नॉर्मल बात है कि अबनॉर्मल? एबनॉर्मल। नॉर्मल ये है कि एक तरफ से आर्टरी, एक तरफ से वेन, बीच में कैपिलरी होनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है सर? सुन लेंगे फिर भड़ चले जाएंगे, हटाएं इसे। अब इतना पूरा बात बिना देखे बताओ। हाँ, और फिर देखो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या यूज है यहां पर। चलो, अगर मैं किडनी के अंदर घुसूं तो कॉर्टेक्स मेडुला के बाद और अंदर घुसूं, पिरामिड के अंदर घुस जाऊं, तो हमें कुछ मिलेंगी फंक्शनल यूनिट। नाम है ऑल्सो नोन एज यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। फिर से बोलो, यूरिन बनाने वाली ट्यूब्यूल। और इन यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल में हम लोगों ने कितने पार्ट देखे? 2। प्लीज बेटा मेरे को कंफ्यूज मत करना, और पूरी तरीके से कितने पार्ट? 2। एक ग्लोमेरुलर, दूसरा ट्यूबुलर। ग्लोमेरुलस और ट्यूबुलर हो गया। एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल हो गया। और फिर बीच में ग्लोमेरुलर। बताओ ट्यूब्यूल पार्ट देखें? 1 की 5? पांचों दिख रहे हैं? एक बाउमेन कैप्सूल है, सिंगल मेम्ब्रेनस की डबल मेम्ब्रेनस है, बाउमेन कैप्सूल है। बाउमेन कैप्सूल के बाद पीसीटी, लूप ऑफ हेले। कितने पोर्शन? 2। एक डिसेंडिंग, एक असेंडिंग। असेंडिंग के कितने पार्ट? 2। एक थिन, एक थिक। ऊपर गए डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर क्या? कनेक्टिंग। अब इधर देखो, अगर हमारी ये किडनी हो दिस, तो इस किडनी का ये पोर्शन कहलाएगा हाइलम। बोलो क्या कहलाएगा? हाइलम। हाइलम के बाद ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स की मेडुला। अच्छा, बाहर वाला? अंदर वाला मेडुला। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 चीजें याद रखना, 3-4 चीजें, जिनमें से ये, इनका नाम बताओ, बाउमेन कैप्सूल, इनका नाम बताओ पीसीटी, इनका नाम बताओ लूप ऑफ हेले, इनका नाम बताओ, हाँ, इनका नाम बताओ कलेक्टिंग डक्ट। पक्का? अच्छा, इनका नाम बताओ एस एफरेंट आर्टरी, इनका नाम ग्लोमेरुलर, इनका नाम इफरेंट आर्टरी। दोनों को मिलाकर पता नहीं, दोनों को मिलाकर मालपीजियन कार्पसेल्स। फिर से बोलो। तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं कि तुम लोग क्या जवाब ना दो। बताओ इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम, द फुल स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज मालपीजियन कार्पसेल्स। तो कोई मुझे बताए मालपीजियन कार्पसेल्स में कितने पार्ट? दोनों नाम याद हैं? एक कौन? एक तो बाउमेन कैप्सूल, दूसरा ग्लोमेरुलर। इनका नाम बताओ, इनका नाम, इनका नाम, हाँ, कलेक्टिंग डक्ट है। तो इसमें से याद रखना, कलेक्टिंग डक्ट का ज्यादातर पोर्शन और लूप ऑफ हेनले, दे आर प्रेजेंट इन मेडुला। बोलो कहाँ? और 3 लोग, बोलो कौन? मालपीजियन कार्पसेल, पीसीटी, डीसीटी, दे आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ पूरा का पूरा नेफ्रॉन 5 पोर्शन में जो ट्यूबुलर पार्ट है उसके 3 पोर्शन कहाँ पर? कॉर्टेक्स,
और 2 पोर्शन का ज्यादातर पार्ट मेडुला। बोलो कौन कौन? लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट दोनों कहाँ हैं? मेडुला। और 3 लोग कौन कौन? मालपीगियन कार्पसल, पीसीटी और डीसीटी। फिर से बोलो, मालपीगियन कार्पसल, पीसीटी और डीसीटी। ये कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स। ओके, कौन है मेडुला में? कौन है मेडुला में? लूप ऑफ हेनले। और ये कौन है? कलेक्टिंग। कलेक्टिंग डक्ट का कुछ पोर्शन कॉर्टेक्स में भी है, लेकिन ज्यादातर पोर्शन मेडुला। लूप ऑफ हेनले का लगभग पूरा पोर्शन किसमें है? मेडुला। मेडुला। और बाकी ये तीनों पोर्शन मेडुला की कॉर्टेक्स। हटा रहा हूं इसे। अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन तुम्हें नॉलेज होना चाहिए बहुत। एवरीवन हियर, इसलिए पेन थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करोगे और जब तक मैं कहूँ नहीं तब तक आप उसे लिखेंगे नहीं। जो मैं पूछूं उतना जवाब देते जाओगे, काफ़ी काम बनने वाला है। चलिए, हमने कुछ दिन पहले क्या 2-3 दिन पहले मैंने आपको 2 ही दिन पहले मैंने आपको ये स्ट्रक्चर पढ़ा। इसका नाम लीवर है, हार्ट है। फिर मैंने बोला था हार्ट की लेफ्ट साइड, कौन सा साइड? लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बेटा बड़ी आर्टरी निकली है, आर्का एओर्टा। इससे अपना कुछ ऊपर की तरफ 3 आर्टरीज निकलती है, याद है कि नहीं है? इसमें से 3 आर्टरी निकलती हैं, उनके नाम हमारे लिए जरूरी नहीं है। यस, इसमें से एक है ब्रैकियोसेफेल, एक है सबक्लेवियन और एक है ना कैरोटिड। बोलो कौन? कैरोटिड। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप आओगे। अब एनसीईआरटी में नहीं, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। ये आर्टरी हार्ट के पीछे जाती है। कहाँ जाती है? पीछे। कौन? एओर्टा। बोलो कौन? इसी का नाम है एओर्टा। और एओर्टा का आर्क है, इसीलिए बोलते हैं आर्क ऑफ एओर्टा। आर्क ऑफ एओर्टा बेटा आपके हार्ट के पीछे से नीचे निकलती है। इट इज नोन एज डॉर्सल एओर्टा। फिर से बोलो। और जैसे ही डॉर्सल एओर्टा डायाफ्राम को क्रॉस करती है, किसको? डायाफ्राम। क्योंकि हार्ट कहाँ है? हार्ट कहाँ है? थोरैक्स, थोरैसिक कैविटी में। तो जैसे ये डायाफ्राम को क्रॉस करके नीचे जाती है, इसका नाम हो जाता है एब्डोमिनल एओर्टा। फिर से बोलो। और इतना तो सब लोग जानते हैं कि एओर्टा में पानी बहता है, ब्लड। और इस एब्डोमिनल एओर्टा से एक आर्टरी निकलती है, नाम है रीनल आर्टरी। फिर से बोलो। और रीनल आर्टरी दोनों ही तरफ निकलती है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। और भाइयों बहनों, यही रीनल आर्टरी भाई साहब आपके इस स्ट्रक्चर में एंट्री मारती है। इस स्ट्रक्चर का नाम बताओ। किडनी। इसलिए मैं यहां तक आया क्योंकि मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा था कि होने क्या वाला है। तो आपका जो ब्लड हार्ट से चला है वो आपकी रीनल आर्टरी में पहुंचा बाई डॉर्सल एओर्टा। बोलो कौन? डॉर्सल एओर्टा का नाम एब्डोमिनल एओर्टा। इसको भी तुम डॉर्सल ही बोल सकते हो, लेकिन एब्डोमिन में पहुंच के तो नाम बताओ। एब्डोमिनल एओर्टा। अब एब्डोमिनल एओर्टा से निकली रीनल आर्टरी। बोलो। बच्चा मेरी नाक बचा लेना, अगर जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। आर्टरीज आगे फाइन ट्यूबुल बनाएंगे, आर्टीरियोल। फिर से बोलो। और आर्टीरियोल में एक का नाम होगा एफेरेंट आर्टीरियोल। फिर से बोलो। पक्का? एफेरेंट आर्टीरियोल जब आएगा तो यहां बनाएगा ग्लोमेरुलाई, ये किडनी के अंदर, यस और नो? और बनाएगा इफरेंट आर्टीरियोल, ये वाला इफरेंट। पक्का? और इसका नाम ग्लोमेरुलस। फिर से बोलो। तो बच्चा मेरे, जो भी ब्लड ग्लोमेरुलस में पहुंच रहा है वो एक्चुअली कौन पहुंचा रहा है? हार्ट। हार्ट से एओर्टा, एओर्टा से डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा रीनल आर्टरी। फिर से बोलो। काश मैं इसे बड़ा करके दिखा पाता, तुरंत नहीं कर पाऊंगा। इसको हटाना पड़ेगा तभी दिखाना पड़ेगा कि कहां पर? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी टूटी, एफरेंट आर्टीरियोल। फिर से बोलो। और काश अगर तुम इसी को समझ पाओ कि ये कहां से आ रहा है, बताओ इसका नाम एफरेंट आर्टीरियोल। फिर से बोलो। और ये कहां निकल रहा है? इफरेंट आर्टरी। और ये क्या बना रहा है? ग्लोमेरुलस। फिर से बोलो।
तो बताओ, आने वाला आर्टेरियोल एफरेंट, निकलने वाला इफरेंट। और जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये ब्लड लेके आ रहा है तो लौटाना पड़ेगा हर हाल में। अगर किसी ऑर्गन में ब्लड आया है तो वापस आएगा। याद रखना, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, मैं बहुत डरते हुए पढ़ा रहा हूं, अगर बेटा ना समझ में आए तुरंत हाथ उठाना कि सर नहीं समझ में आया। ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये ब्लड लेकर कहां पहुंचा? इट विल डिस्ट्रीब्यूट इट्स ब्लड इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है ये आर्टरीज की कैपिलरी है। ग्लोमेरुलस की आर्टरीज की, आर्टरीज की कैपिलरी से बनी बेटा वेन्यूलर कैपिलरीज। बोलो कौन? वेन्यूलर कैपिलरी। और वेन्यूल बनने के बाद बनी वेन। फिर से बनाओ, वेन। काश मैं यहां पर दिखा पाता कि आप क्या क्या करने वाले हो। कोशिश करता हूं। आर्टरी, बोलो क्या? कौन सी? बोलो, एफरेंट आर्टेरियो, फिर बाउमैन कैप्सूल, फिर इफरेंट आर्ट, फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पक्का, फिर वेन्यूल, फिर वेन। इसका नाम है रीनल वेन। फिर से बोलो। और निकलिए गई सुपीरियर की इंफीरियर? इंफीरियर वेना केवा। और ये ब्लड किससे आया था? एओर्टा। गया किससे? इंफीरियर वेना केवा। अब अपना पहला डायग्राम देखो जहां 4 चीजें बनी थी। एनसीईआरटी। दिस पेज नंबर बोलो। 291। एवरीवन 291। अब ज्यादा विजिबल होगा। 291 में से 291 में तुमने क्या देखा? जल्दी क्या देखा बोलो? क्या कोई आर्टरी अंदर जा रही है? क्या कोई वेन निकल रही है? कौन सी आर्टरी अंदर जा रही है? हाँ, रीनल। कौन सी वेन बाहर निकल? रीनल वेन। और ऊपर से कौन सी एओर्टा आ रही है? हाँ, डॉर्सल। इसका मतलब डॉर्सल एओर्टा ब्लड लेकर के आई और उसने ग्लोमेरुलस बनाया। बाकी काम ट्यूब्यूल का है। बाकी काम ट्यूब्यूल कितने पार्ट? 5। फिर से बोलो, फिर से बोलो। 5 में से बाउमैन कैप्सूल, पक्का? मैं वो एनसीईआरटी का डायग्राम उठाने जा रहा हूं, चिंता मत करो, वही पढ़ाऊंगा। ये तो मेरा तरीका समझाने का। अब याद रखो, आपने आर्टरी से ब्लड दिया और आपने आर्टरी से ब्लड देने के बाद वेन से वापस ले लिया, लेकिन बीच में बनाए ग्लोमेरुलस। एक की एक मिलियन, क्योंकि बाउमैन कैप्सूल उतने जितने नेफ्रॉन, जितने नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन कितने? 1 मिलियन। तो बताओ 10 लाख तुमने क्या बनाए? ग्लोमेरुलस। बोलो। और उन ग्लोमेरुलस की छन्नी लगी। क्या लगी? छन्नी। और छन्नी में कितने ट्यूब्यूल? ट्यूब्यूल कितने पार्ट? 5। बोलो कौन? बाउमैन, पीसीटी, डीसीटी, पीसीटी लूप ऑफ रेलवे, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। होल्ड ऑन, कलेक्टिंग और कलेक्टिंग डक्ट मर्ज हुए जाकर के पिरामिड। फिर से बोलो, पिरामिड। बस अब फंसना नहीं। कलेक्टिंग डक्ट कहां? पिरामिड। पिरामिड से माइनर कैलिक्स। फिर से बोलो, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिन। मजा तो आया नहीं मुझे नहीं आया। आपका सपोर्ट नहीं मिला। बताओ, ब्लड गया? ब्लड निकला? छन्नी लगी? छन्नी का नाम बाउमैन कैप्सूल। फिल्टर हुआ? पीसीटी में आया? लूप ऑफ रेलवे में आया? डीसीटी में आया? कलेक्टिंग डक्ट में आया? मेडुलरी पिरामिड में आया? माइनर कैलिक्स में आया? मेजर कैलिक्स में आया? पेल्विस में आया? यूरेटर में आया? क्या आया? यूरिन। तो ब्लड गया, ब्लड आया, छन के क्या बना? यूरिन। इसीलिए तीसरा बेटा चीज निकली यहां से, यूरेटर। क्या निकला? यूरेटर। अब ये सब बकवास है, ये तो अपना तरीका था। अब देखना तुम कितनी आसानी से इस किडनी को समझ पाते हो, जो मैं डर रहा था कि तुम समझ पाओगे कि नहीं। मान लो ये किडनी है बच्चा, तो इसमें 3 एंट्रीज आपको दिखनी ही चाहिए।
पहले तो एक निकलता हुआ बंदा, इसका नाम बताओ, क्या लेके आया है? यूरिन। हाँ, यूरिन। लेकिन ये ऐसे नहीं लाया होगा, छन्नी लगी होगी किसकी? ब्लड की। तो ब्लड यहाँ आया होगा, आया होगा। चलो भाई ब्लड को लाते हैं, किससे लाएं? अरे यार, किससे बेटा? डॉर्सल एओर्टा। आगे की कहानी बताओ, डॉर्सल एओर्टा कहाँ से आ रही है? हाँ, हार्ट से आ रही है। एब्डोमिनल एओर्टा आई, बताओ ये आर्टरी का नाम है। हाँ, और चुपचाप निकल गई। बाढ़ में जाओ, हम तो निकल रहे। ये कौन आर्टरी है? अच्छा, इसका नाम क्या है? एब्डोमिनल एओर्टा। बस तुमने पकड़ लिया, अब तो तुमको कोई रोक ही नहीं पाएगा कॉन्सेप्ट समझाने में। कौन आया? एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा से क्या आया? ब्लड। हाँ, ब्लड कहाँ पहुंचा? रीनल आर्टरी। हाँ, अब पता नहीं भगवान अंदर जाके क्या बनाया होगा। एफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पूरा बोलो। एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और एफरेंट और इफरेंट के बीच में ग्लोमेरुलस। पक्का? ग्लोमेरुलस तो खैर छन्नी मारा, लेकिन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या बनाई होंगी? वेन्योल। वेन्योल से क्या बनी होगी? वेन। कौन सी वेन? रीनल वेन। क्या यहाँ से रीनल वेन निकली होगी? यस। और रीनल वेन ने किसको ब्लड दिया होगा? सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर कि इंफीरियर? इंफीरियर। तो बताओ, इसमें ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड जा रहा है। ये कौन है? आर्टरी। ये कौन है? वेन। और भैया ये कौन है? यूरेटर। ब्लड आया, ब्लड गया, छन्नी लगी, क्या बना? यूरिन। कहाँ निकला? यूरेटर। तो यूरिन बनाने वाले भैया का नाम बाउमैन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ एले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ मर्ज हुई? माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, यूरेटर। नहीं आया? कुछ पल्ले वल्ले पड़ रहा है? तो कौन घुसा? ब्लड। कौन निकला? ब्लड। यूरिन नहीं निकला, ब्लड घुसा, ब्लड निकला। ये ब्लड सिस्टम है। बीच में क्या निकल आया? यूरिन। तो यूरिन नाम की छन्नी लगी जिस सिस्टम से, उसी का नाम है यूरिनरी सिस्टम। बोलो। और जिसको हम लोगों ने पढ़ाया था दो पार्ट में, कॉर्टेक्स और मेडुला। एक भैया चले गए तो उनको मज़ा नहीं आ रहा था, इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। उन्होंने कहा कौन बैठे? आजकल क्लासेस केवल एंटरटेनमेंट की हो गई, और मैं देखता हूँ बहुत शोर मचता है हम लोगों की भी क्लासेस में। ये कम करोगे पढ़ाई ज़्यादा होगी, अगर एंटरटेनमेंट के चक्कर में रहोगे पढ़ाई कम होगी। यस, जल्दी से बोलो, याद करो। पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। किडनी के कितने पार्ट? 2। एक कौन? कॉर्टेक्स, एक मेडुला। पक्का? अब मुझे पूरा यकीन है कि जो मैं अगला स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तुम बता ही दोगे। एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। पिरामिड दिख रहा है? मेडुलरी पिरामिड। आपस में माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर। कितने यूरेटर? 2। एक लेफ्ट और एक राइट। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। नहीं आया? चलो अब मुझे मदद करना भाई, सारे लोग मदद करना। अब मैं जब और अंदर घुसता हूं तो फाइन स्ट्रक्चर मिलते हैं, फंक्शनल यूनिट मिलती है। कितने पार्ट? 2। एक कौन? दूसरा? हाँ, ट्यूबुलर पार्ट। कितने पार्ट? 5। बाउमैन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ एले, डिसेंडिंग, असेंडिंग, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। असेंडिंग कितने पार्ट? 2। एक कौन? पक्का? सारी कलेक्टिंग डक्ट मर्ज होती हैं मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर। नाउ हियर इज वी वांट टू नो अबाउट द, हम लोग को क्या जानना चाहिए? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को थोड़ा और जानने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को थोड़ा और जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसे जानेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब की बार मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो इस रेस्पेक्ट से बना ही नहीं रहा हूँ कि आपको ट्यूब्यूल सिस्टम कितना समझ में आया। मैं मान के चलता हूँ कि आपको ट्यूब्यूल सिस्टम आ गया। अब मैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो ये बेटा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नहीं है, ये ट्यूब्यूल है। और इन सब के पार्ट आपको अच्छे से मालूम है, मैं क्या पढ़ा चुका हूं। यस, ये पूरा ट्यूबुलर पार्ट है, इसमें ग्लोमेरुलस है कि नहीं है? नहीं है। अब मेरे बच्चे मेरी मदद करना, अगर तुम मदद करोगे मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा जिंदगी भर। बताओ, रीनल आर्टरी आई? चलो भाई, रीनल आर्टरी से क्या निकला? बोलो कौन सा आर्टेरियोल? एफरेंट आर्टरी। सर एफरेंट आर्टेरियोल निकला। आखिरी टाइम है बस, इसके बाद मदद करो, फिर उसके बाद मैं पढ़ाता रहूंगा। एफरेंट आर्टेरियोल आया, और एफरेंट आर्टेरियोल से क्या घुसा? ब्लड। क्या निकला? इफरेंट आर्टरी। यहाँ क्या बना? ग्लोमेरुलस। हाँ, तो सर ये ग्लोमेरुलस है, ये तो पढ़ा ही चुके हो। बस ठीक है, मैं ये पढ़ा चुका हूँ, यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ। जो आपका इफरेंट आर्टेरियोल आया बच्चा, नाउ इट फॉर्म द कैपिलरीज। इसने बेटा कैपिलरीज बनाना चालू किया, और ये वो कैपिलरीज हैं बेटा जो आपके ट्यूब्यूल के चारों तरफ लग गई। और ये ट्यूब्यूल के चारों तरफ बेटा लगने की वजह से इन कैपिलरीज का नाम क्या रखा गया? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। बोलो, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। याद रखना, इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अपने कनेक्शन आए, एंड दीज कैपिलरीज आर नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और इन्हीं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से बना वेन्यूल। बोलो क्या बना? वेन्यूल। आगे की कहानी तुम बताओ, आगे चल करके वेन। तो बताओ, ब्लड आया किससे था? रीनल आर्टरी, और जाएगा किससे? रीनल वेन्स। लेकिन इस रीनल आर्टरी और रीनल वेन के बीच में बहुत बड़ा रायता फैला है। इस रायता को समझाओ। बोलो, ये वाला एफरेंट आर्टरी, ये वाला इफरेंट आर्टरी। क्या ये कैपिलरीज हैं? बोलो क्या नाम? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर से बोलो। और बच्चा, इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का एक कैपिलरी पोर्शन यू शेप है। कैसा बेटा? यू शेप। बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एंड दैट यू शेप पोर्शन इज, सीधे मैं कोशिश कर रहा हूं, दैट यू शेप पोर्शन इज नोन एज वासा रेक्टा। फिर से बोलो, तो वासा रेक्टा इज अ कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। हर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी वासा रेक्टा नहीं होती, लेकिन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का वो पोर्शन जो किस फॉर्म में है? यू से, दैट इज नोन एज वासा रेक्टा। फिर से बोलो, वासा। नहीं आया? मेरी मदद करोगे? बताओ, एब्डोमिनल एरोटा हुआ होगा? मैं और आगे चल रहा हूं। हार्ट हुआ होगा? आर्क ऑफ डॉर्सल, एब्डोमिनल, रीनल, एफरेंट, इफरेंट, ग्लोमेरुलस। इफरेंट आर्टेरियोल पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनी होगी, और दीज कैपिलरीज विल फॉर्म वेन्यूल। एंड सी दिस, मैं प्रूव कर रहा हूं। प्रीति इधर देखो ध्यान से, तुमने काम गड़बड़ की। ये रहा वेन्यूल, ये रहा आर्टेरियोल। एक आर्टरी एक वेन के बीच में कैपिलरीज। इट इज अ नॉर्मल और एबनॉर्मल? नॉर्मल। These capillaries are normal capillaries because capillaries are always between artery and vein. So here is pakka? And these capillaries are normal capillaries because capillaries should be there between artery and vein. लेकिन यहाँ देखो, there are some arteries, capillaries between arteriole and arteriole, that is known as glomerulus. Is this a normal or abnormal? Abnormal. और हार्ट सिस्टम पढ़ाते वक्त मैंने इसको बहुत एलैबोरेट करके पढ़ाया था कि जब भी कैपिलरी बननी चाहिए, एक तरफ आर्टरी, एक तरफ वेन। नहीं आया? और ये भी आपकी बुक में बना हुआ है, ये पोर्शन अपनी बुक में देखो, नाम भले ना लिखा हो, वहीं पर लिखो, ये जो निकला हुआ पोर्शन है, इट इज रीनल वेन्यूल। रीनल वेन्यूल दिस, और यही आगे चल के वेन बनाएगा। और कौन सी वेन बनाएगा? रीनल वेन। और रीनल वेन आगे निकलेगी बाहर, इन्फीरियर वेना केवा। तो बीच में तुम कहा छोड़ा है? ग्लोमेरुलस। क्या छोड़ा है? और इस ग्लोमेरुलस ने जो काम किया होगा, छन्नी का काम किया होगा, क्योंकि इसी से छन के क्या बना होगा? यूरिन, जो कहाँ आया होगा? कलेक्टिंग डक्ट। फिर से बोलो। और उससे कहाँ गया होगा? मेडुलरी पिरामिड, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, यूरेटर।
कुछ नहीं आ रहा है। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, अभी केवल स्ट्रक्चर में फंसे हम लोग। हर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नाम वासा रेक्टा है। द यू से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, इट इज नोन एज वासा रेक्टा। इसका नाम क्या नाम है? वासा रेक्टा। तो हर बेटा कैपिलरी इट इज नॉट अ वासा रेक्टा, केवल यू शेप वाली का नाम है वासा रेक्टा। बाकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एज इट इज प्रेजेंट है। हटा दूं इसे? तो ये डायग्राम मैंने कतई ट्यूबुलर के लिए बनाया ही नहीं, ये डायग्राम मैंने पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के लिए बनाया। और ये भी तब काम नहीं आएगा जब आप तब तक आप बुक में और नोटबुक में रखोगे, ये तभी काम आएगा जब तक ब्रेन में रहेगा। हटा रहा हूं मैं अब। चलो अब मुझे बताओ, पूरा एक पोर्शन हार्ट दिख रहा है? हार्ट का एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, रीनल, एफरेंट, इफरेंट, ग्लोमेरुलस, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, वेन्यो, वेन, रीनल, वेन। इसके बीच में ट्यूबुलर पार्ट है? कितने पोर्शन? 5। बोलो कौन? वोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ रेले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, मेडुलरी पिरामिड, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, यूरेटर। नाउ टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ये कोई हेडिंग नहीं है, पैराग्राफ है बस, इट्स नॉट हेडिंग। बोलते हैं आप किडनी में ढूंढने जाएंगे, 2 प्रकार के नेफ्रॉन मिलेंगे। एक वो नेफ्रॉन जिनका ज्यादातर पोर्शन कॉर्टेक्स में होगा, सी उनका बाउमेन कैप्सूल कॉर्टेक्स में, उनका पीसीटी कॉर्टेक्स में, उनका लूप ऑफ हेनले भी बेटा का मेजर पोर्शन कॉर्टेक्स में, और डीसीटी भी कॉर्टेक्स में। खाली उनकी कलेक्टिंग डक्ट है जो मेडुला की तरफ होगी। ऐसे नेफ्रॉन दे आर नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दे आर नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और किडनी में ऐसे नेफ्रॉन लगभग 70 से 80% होते हैं। 70 to 80% नेफ्रॉन जो भी हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। मीनवाइल देयर आर सम नेफ्रॉन जिनका बाउमेन कैप्सूल कॉर्टेक्स में होगा, पीसीटी कॉर्टेक्स में होगा, लेकिन लूप ऑफ हेनले बहुत डीप मेडुला तक चला जाएगा, डीप मेडुला तक जाएगा। डीसीटी वापस से कॉर्टेक्स में होगा, और इनकी कलेक्टिंग डक्ट भी बेटा मेडुला पोर्शन पर ही ज्यादा होगी। ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मतलब नियर बाई, जक्स्टा नियर बाई, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसमें से कोई भी बात बिना एनसीईआरटी के नहीं लिख रहा हूं मैं। सो आपके किडनी के लगभग 15 से 20% नेफ्रॉन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, और लगभग 80-85% नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। बताइए कितने नेफ्रॉन? कौन कौन? हाँ, जक्स्टा मेडुलरी और कॉर्टिकल। अब सुनो, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इनका पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इज नॉट गुड। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क is poor, but कॉर्टिकल नेफ्रॉन का पेरीट्यूबुलर नेटवर्क पुअर है, लेकिन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का पेरीट्यूबुलर नेटवर्क इज वेरी रिच। सो अगर मैं पूछूं वासा रेक्टा कहाँ मिलेगी? हाँ, जक्स्टा। सो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क very rich in juxtamedullary nephron.
अब बताओ, आपकी किडनी में कितने प्रकार के नेफ्रॉन? 2। एक कौन? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दूसरे कौन? अब बताओ, जो बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उनका ज्यादातर पोर्शन, अच्छा लूप ऑफ हिल्ले का कुछ पोर्शन मेडुला में, बाकी सारा कॉर्टेक्स में। कलेक्टिंग डक्ट का ही कुछ पोर्शन बेटा मेडुला में, बाकी सब कुछ कॉर्टेक्स। अच्छा बताओ, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा, सो जाओ, जक्स्टा नियर बाय, जक्स्टा नियर बाय, नियर बाय किसके? मेडुला। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो मेडुला के पास प्रेजेंट हो, दीज आर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और ऐसे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज पुअर और रिच। थकने लगे क्या? थकने लगे हो बता देना, क्योंकि यस गर्मी लग रही भैया, चलाओ, क्योंकि अब मैं कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अब रियल चीज जा रही यूरिन फॉर्मेशन, और वहां पर कॉन्सेप्ट में ना समझ में आना, कल को कोई मुझे कहे कि सर थक गए थे इसलिए नहीं आया, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, मैं मेहनत करने जा रहा हूं। चलो इतना अगर तुम्हें पढ़ता आ गया तो अगला टॉपिक क्या है? देखो अगला टॉपिक क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। हाँ 2 मिनट रिलैक्स कर लो, ले शोर मत करना। शोर मत करना। बाहर जाने के लिए नहीं बोला मैंने, मैं 2 मिनट में शुरू करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं आएगा। ओके चलिए, एक डीप ब्रेथ अंदर लीजिए, अभी छोड़िए, आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ बस बदतमीजी चालू। अगर हमने एक भी सीटी पकड़ ली तो अगली बार से कहीं से हवा नहीं निकलेगी। अब एसी नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? नहीं पढ़ूंगा। क्या कह रहे हो राजन? केमिस्ट्री क्लास में चल रहा था, हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। देख लो, मुझे भगाने की यहां से साजिश है, भाग जाए। भाइयों बहनों, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे साथ क्या है? मेरे पास बच्चे हैं। लोग बोलते हैं मेरे पास माँ है, मेरे पास बच्चे हैं। हाँ भाई बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, दिस वॉज द मोस्ट बोरिंग पार्ट जिसको तुमने बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा। मुझे लग रहा था कि शायद ये मोस्ट बोरिंग पार्ट में तुम बोर हो जाओगे, लेकिन आज कमाल काम किया आपने, कंसंट्रेशन से बढ़ा। आप जो आ रहा है, इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। आइए भाइयों बहनों, it is known as urine formation, also known as, it is also known as mechanical aspect of excretion. एक्सक्रीशन का मैकेनिकल एस्पेक्ट है। बड़ा शांत हो जाओ, अगर तकलीफ भी हो रही है तो तकलीफ का घंटा केवल आधा बचा है। तकलीफ हो रही,
तो ऐसे सोचा करो कि कितनी देर तक परेशान कर सकता है। मैं तो इसीलिए परेशान करने के कम मूड में हूँ क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि तुम शायद कैलकुलेशन में समझ में आ जाएगा, तुम्हें टाइम बीत जाएगा। अभी तक तुम्हें अगर दिक्कत नहीं हुई तो अब तो होनी नहीं चाहिए। यूरिन फॉर्मेशन इज अ मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्सक्रीशन जस्ट बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे फिजिकल रूल लगने वाले हैं। फिजिकल रूल लगने वाले हैं यहाँ पर। बायोलॉजी और केमिस्ट्री थोड़ा कम और फिजिक्स थोड़ा ज्यादा। बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन के 3 मुख्य स्टेप है, 3 मेन स्टेप है। पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्टरेशन, दूसरा स्टेप है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप है सिक्रीशन, या फिर इसी को कुछ लोग सेलेक्टिव सिक्रीशन भी बोलते हैं। तो बोलते हैं यूरिन बनते वक्त नेफ्रॉन में ये 3 मुख्य प्रोसेस होते हैं और तीनों में फिजिक्स के रूल लगते हैं। ऑल ऑफ देम दे हैव द फिजिकल रूल्स, फिजिक्स के रूल, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्सक्रीशन। पहला पोर्शन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा पोर्शन है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा पोर्शन है सिक्रीशन। फिर से बोलो, सिक्रीशन। याद रखना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूरिन फॉर्मेशन के लिए, और तीनों इन 5 पार्ट में ही होते हैं, जिनमें से एक पार्ट बाउमैन कैप्सूल, एक पीसीटी, एक लूप ऑफ हेनले, और एक डीसीटी, और एक कलेक्टिंग डक्ट। शुरू करने के पहले, ऑल्दो 11th 12th में तुमने क्या पढ़ा आई डोंट नो, एक मैं लाइन खींचता हूं, ये 5 पार्ट में से एक पार्ट, बाकी 4 पार्ट अलग, एक पार्ट में से केवल एक प्रोसेस होता है अल्ट्रा फिल्टरेशन। बातें नहीं यार, तुम्हारे पास भी ऑप्शन खुला है, अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा गेट खोलो, किसी को बिना डिस्टर्ब किए निकल जाओ। ये वाला पोर्शन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगर आपको कभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझना हो तो पूरे नेफ्रॉन में दौड़ दौड़ करके मत भागना, सर पीसीटी में क्या होगा, लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, डीसीटी में क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, कोई मतलब नहीं। अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखना है तो केवल कौन सा कैप्सूल, और यहां पर है ग्लोमेरुलस। क्या है? ग्लोमेरुलस। दोनों को मिलाकर मालपीजियन कार्पसल्स। फिर से बोलो, और रीनल कार्पसल्स। फिर से बोलो, रीनल। तो अगर मैं बोलूं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तीनों जगह की एक जगह, एक जगह, बाकी बचे 4। बोलो कौन? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग। यहां पर ये दोनों प्रोसेस, पीसीटी में दोनों, डीसीटी में दोनों, कलेक्टिंग डक्ट में दोनों, और बेटा लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन। मरे तो एक बार और, अरे एक बार करने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें आ ही जाए। इतना बोलो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां? हाँ, और टोटल प्रोसेस कितने? 3। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। 3 प्रोसेस हैं। 3 प्रोसेस में एक प्रोसेस कहां? बाकी कितने बचे? 2। एक कौन? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। एक कौन? और दूसरा कौन? सिक्रीशन। तो पक्का पीसीटी में दोनों होंगे, डीसीटी में दोनों होंगे, कलेक्टिंग डक्ट में दोनों होंगे, और बेटा लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन। यस, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। मैं जितनी बार भी रीअब्जॉर्प्शन बोलूं तुम उसका मतलब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ही मानोगे। और अगर फिर भी नहीं आया तो बस याद रखो, पीसीटी में भी दोनों, डीसीटी में भी दोनों, कलेक्टिंग डक्ट में भी दोनों, या तो रीअब्जॉर्प्शन या तो सिक्रीशन या तो दोनों। ऐसे पढ़ो, या तो रीअब्जॉर्प्शन या तो सिक्रीशन या तो दोनों। और कई बच्चे तो सिक्रीशन नहीं समझ पाते, रीअब्जॉर्प्शन समझ जाते हैं। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, उसके पहले भूमिका तैयार कर रहा हूं कि आपने अपने ब्लड का जो मटेरियल यहां छोड़ा उसका नाम है फिल्टरेशन। बोलो क्या नाम? और ब्लड अगर फिल्टर हो गया तो अच्छी अच्छी चीज भी फिल्टर हो गई। मान लो ग्लूकोज फिल्टर हो गया, क्या? तो तुमने ग्लूकोज का क्या किया? रीअब्जॉर्ब। ग्लूकोज के साथ साथ यूरिया चांस मार गई, यूरिया भी चले गए, चलो वापस आओ, सिक्रीशन।
नहीं आया? नहीं आया। फिर से, ब्लड ने क्या किया? फिल्टरेशन, सब कुछ फिल्टर हो गया, और सब कुछ फिल्टर होने के बाद यूरिन में जाने लगा, क्योंकि ये आगे जाएगा मेडुलरी, फिर आमेल। तो हम कह रहे हैं अगर ग्लूकोज फिल्टर हो गया तो ग्लूकोज जा ना पाए, वापस लो, वापस लो, रीअब्जॉर्प्शन। और जब वापस ले रहे थे ग्लूकोज तभी तक यूरिया भी चांस मार गई। तो यूरिया से कहा गया भैया तुम हमको रीअब्जॉर्ब नहीं कर, तुम कहाँ चलिए? बोले ये आ रहे थे, हम भी चले। बोले चलो निकल लो वापस। तो फिर से फिल्टरेशन में इनको शामिल किया गया। इट इज सिक्रीशन। नहीं आया। अचानक हमने कहा कि सोडियम आ जाओ, तो सोडियम के साथ क्लोरीन भी आ गई, पोटेशियम भी आ रहा था। पोटेशियम से कहा तुम कहा, तुम निकल लो, सिक्रीशन। नहीं आया। तो जो हमने चाहा और जो हमने नहीं चाहा और आ गया उसको वापस, दैट इज नोन एज सिक्रीशन। अब देखना यूरिन फॉर्मेशन कितने आसानी से समझ में आएगा। बाय बाय करें। बताओ, यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेस, वन इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा, थैंक यू वेरी मच। नाउ ई भैया का नाम आज 7वीं बार ले रहा हूं, नाम बताओ। बाउमैन कैप्सूल। सिंगल मेम्ब्रेनस की डबल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। एक ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, नीचे वाली है। इन डबल मेम्ब्रेनस में ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इसमें बेटा स्पेशल सेल्स, दीज आर स्क्वैमस सेल बट दे हैव द फिंगर्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पोडोसाइट्स। फिर से बोलो। तो पोडोसाइट्स नाम की सेल्स हैं जो कि एक्चुअली स्क्वैमस एपिथेलियम की पार्ट है। किसका? स्क्वैमस एपिथेलियम का पार्ट है, जिनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पोडोसाइट। किस में प्रेजेंट है? बाउमैन कैप्सूल। फिर से बोलो। और अगर मैं कैपिलरी नेटवर्क की एक कैपिलरी उठाऊं, जो कि जैसा मैं बना रहा हूं वैसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी बताओ, इधर से आने वाला एफरेंट, इधर से जाने वाला इफरेंट, आने वाला चौड़ा और जाने वाला सकरा। बताओ, आने वाला ब्लड ज्यादा, जाने वाला कम, तो कुछ यहाँ रुका? जो रुका है वो कहाँ रुका है? कैपिलरी नेटवर्क। बोलो कहाँ? कैपिलरी। तो बताओ, कैपिलरी नेटवर्क में जो ब्लड रुका है उन कैपिलरीज का नाम ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। अब मैं एक ग्लोमेरुलस नाम की कैपिलरी के बारे में सोचता हूं कि वो क्या होगी, तो ये ग्लोमेरुलस कैपिलरी इन पोडोसाइट के बीच में फंसी होगी। और अगर ग्लोमेरुलस कैपिलरी इन पोडोसाइट के बीच में फंसी होगी तो ग्लोमेरुलस कैपिलरी की अपनी एक एंडोथीलियम होगी। क्या होगी? एंडोथीलियम। अगर मैं बड़ा करके बनाऊं तो ये जो मैंने पीला बनाया है ये कैपिलरी है। बोलो क्या है? कैपिलरी। और कैपिलरी में होती है एंडोथीलियम। बोलो। और एंडोथीलियम किसकी बनी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर से बोलो। और याद रखना, इधर जो मैं बना रहा हूं वो बाउमैन कैप्सूल। बोलो कौन? बाउमैन कैप्सूल। और बाउमैन कैप्सूल की आउटर की इनर और उसमें प्रेजेंट है पोडोसाइट। फिर से बोलो। और ये भी किसकी प्रेजेंट है? स्क्वैमस एपिथेलियम। सो मत जाना बस। तो आपको एक मेम्ब्रेन मिलने वाली है, एंड दिस मेम्ब्रेन इज फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? फिल्टरेशन। इसके पहले हम लोगों ने तस्वीर, खड़े हो, एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पढ़ी थी। याद करो, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी एल्वुलाई। याद आया? और यहां पर एक कैपिलरी आई थी। बताओ, कैपिलरी में क्या थी? अंजलि खड़ी हो। ये एल्वुलाई है, इसमें हवा आई, ये ब्लड जा रहा है, इनके बीच में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की 3 लेयर। खड़े हो। अरे मेरे बच्चों, पंद्रह अप्रैल के बाद तैयार रहो बेटा, डंडा लेकर के चटकेंगे तुम्हारे ऊपर हम। आई रो। हाँ, कोई बात नहीं। स्क्वैमस एपिथेलियम किसकी? एल्वुलाई की। एंडोथीलियम किसकी? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल। और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन का नाम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। फिर से बोलो। क्या यहां डिफ्यूजन हो रहा? किसका? गैसेस। केवल सुन लेने से कुछ नहीं होगा, इसका भी कहानी सुन के चली जाओ।
ऐसे कथा सुन के आओ और कथा सुन के जाते रहो। आज फिर से हम लोग एक बार फंसे हैं। बताओ यहां पर क्या आ रही है? ब्लड कैपिलरी। फिर से बोलो। और हर बार ब्लड कैपिलरी की क्या होती है? एंडोथीलियम। फिर से बोलो। तो बताओ इसका नाम एंडोथीलियम। और ये है बाउमेन कैप्सूल। बोलो। और बाउमेन कैप्सूल की स्क्वैमस एपिथीलियम। बोलो कौन? और स्क्वैमस एपिथीलियम में भी बेटा पोडोसाइट्स। बोलो। पोडो मतलब पैर, साइट मतलब सेल, ऐसे सेल जिनमें हाथ पैर दिखाई पड़े, उंगलियां दिखाई पड़े, इट इज नोन एज पोडोसाइट। फिर से बोलो। और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बताओ यहां पर कितनी लेयर? 3। और तीनों लेयर क्या करें? डिफ्यूजन की फिल्ट्रेशन। और इन फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में बड़े बड़े छेद, याद रखना। एंड these pores are known as fenestra। बोलो क्या? फेनेस्ट्रा। और फेनेस्ट्रा बोलने की वजह से हम एक शब्द यूज करना पड़ेगा, स्लिट्स। बोलो। ऐसा तो नहीं है कि तुमने फिजिक्स में कभी कोई स्लिट एक्सपेरिमेंट ना पढ़ा है? वैसे ही बड़े बड़े पोर, और इन बड़े बड़े पोरों से चीजें निकल रही। अब इसमें क्या बह रहा? पता नहीं। वापस आओ। ये एफरेंट की इफरेंट, ये वाला एफरेंट की फ्रेंट, एफरेंट क्या आया? कहाँ गया? ब्लड। क्या निकला? ब्लड। ब्लड यहां रुका? कैपिलरी में ब्लड रुका? ब्लड में प्रेशर पड़ा, फिल्टर हुआ। कैपिलरी से आया बीच में, बीच से आया बाउमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में। और ल्यूमेन में आते वक्त इसे बड़े बड़े छेद मिले, बड़े बड़े फेनेस्ट्री मिले, तो ऑलमोस्ट सब कुछ फिल्टर हो गया। ऑलमोस्ट जो कुछ ब्लड में था सब कुछ फिल्टर हो गया। ऑलमोस्ट सब कुछ फिल्टर हो गया। याद रखना क्या क्या फिल्टर हो गया वो मुझे पूछना है। उसके लिए मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था। खड़े हो। हाँ, अगर ये ब्लड है तो इस ब्लड में दो चीजें, एक है ब्लड कार्पसेल्स। बोलो। ब्लड कार्पसेल्स। और दूसरा है ब्लड प्लाज्मा। आज तुमको इतना बताना है कि प्लाज्मा में क्या क्या है, बाकी लोग शांत रहे। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और वाटर है। मर मर के हम पढ़ें और एक दिन हम खुद ही मर जाएं। आओ बाहर आओ, आओ आओ। या तो पढ़ना चालू करोगे या तो फिर तुम छोड़ ही दोगे क्लास। बाकी लोग एक साथ बोलना, तभी इनको समझ में आएगा कि इन्हें क्या नहीं आता है। कितनी चीजें? और मैंने कहा था बायोलॉजी और 5 चीजों के बीच में कुछ ना कुछ मिलता रहता है, याद है? 90 से % वाटर, 6 से 8% प्रोटीन। हो गया? 2 हो गया? तीसरा न्यूट्रिएंट, याद है? चौथा सॉल्ट एंड क्लॉटिंग फैक्टर, याद है? 5वां एंजाइम, याद है? आप सुनो, पहली बात तो वाटर से ब्लड कार्पसेल्स फिल्टर नहीं होंगी, बल्कि प्लाज्मा फिल्टर होगा। क्या? प्लाज्मा। तो पहले तो ब्लड कार्पसेल्स को जाने दो, ये फिल्टर नहीं होंगी। बचा कौन? तो आप लोग अपने दिमाग में 10 बार ये घुसाओ कि यहां ब्लड की बजाय ब्लड प्लाज्मा फिल्टर हो रहा, तभी आगे बढ़ पाओगे। ब्लड की बजाय, उससे तुरंत खुशी मिलेगी कि ब्लड कार्पसेल्स फिल्टर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इसका मतलब यहां पर फिल्टरेशन तो जरूर होगा, लेकिन कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। अब आएगा प्लाज्मा। बोलो क्या? ऑलमोस्ट प्लाज्मा का सब कुछ आ जाएगा एक्सेप्ट प्रोटीन। एक्सेप्ट प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ करके बाकी सब कुछ यहां फिल्टर हो जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन याद है? बोलो कौन? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन के अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन और एल्बुमिन, याद है? तो ये प्रोटीन फिल्टर नहीं होंगी, तो कौन फिल्टर होगा? कुछ हो तो नहीं हुआ? हुआ। हाँ, 5 में से 1 नहीं हुआ, बाकी हुआ। बोलो क्या?
हाँ, शाबाश मेरे बच्चे, वाटर। और न्यूट्रिएंट हो गया, बताओ न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, सब कुछ फिल्टर हो गया जो भी वाटर सॉल्युबल है। अगर फैटी एसिड सॉल्ट है तो डिफ्यूज होगा, अगर बड़ा वाला होगा तो डिफ्यूज नहीं। ऑल द वाटर सॉल्युबल थिंग। कोई बोले सर न्यूट्रिएंट में क्या, मैं लिख दूं तो बहुत कुछ जाएगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, कीटोन बॉडी, एवरीथिंग हैज बीन फिल्टर। इसके अलावा प्रोटीन चला गया, वाटर आ गया, तीसरा सॉल्ट, बोलो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट। जब मैं यही पढ़ा रहा था, इसी दिन की तैयारी कर रहा था, जब मैंने ब्लड प्लाज्मा में तुम्हें इतने सारे सॉल्ट सिखाए थे, तो मुझे लग रहा था एक दिन किडनी पढ़ाऊंगा तो वापस करोगे, नहीं कर पाए। बताओ सब कुछ फिल्टर हुआ? ब्लड की प्लाज्मा, प्लाज्मा फिल्टर हुआ? अब बताओ क्या नहीं फिल्टर हुआ? ब्लड कार्पस। और सब कुछ काहे फिल्टर हुआ? क्योंकि छेद यहां छोटे की बड़े बड़े, और इसीलिए इस फिल्ट्रेशन का नाम फिल्ट्रेशन की अल्ट्रा फिल्टर। अल्ट्रा फिल्टर, अल्ट्रा मतलब सब कुछ। पहले तो तुम एचडी मूवी देखते हो, फिर अल्ट्रा एचडी देखते हो। इसका मतलब तुम सारा का सारा प्रोसेस, सब कुछ बहुत तरीके से, बहुत डेफिनेशन के साथ देखना चाहते हो। दैट्स वाई यहाँ का फिल्ट्रेशन कैसा है, अल्ट्रा फिल्टर। तो क्या आया? ब्लड की प्लाज्मा। अब प्लाज्मा से भी क्या नहीं है, तो बताओ अगर मैं फिल्ट्रेशन में पूछूं ब्लड के रिस्पेक्ट में क्या कहनी है? दो, एक कौन? ब्लड कार्पसेल, प्लाज्मा प्रोटीन, बाकी सब कुछ फिल्टर हुआ। यस। किसी ने कहा सर फिल्टर क्यों हुआ? सुनो, इधर देखोगे, फिल्टर क्यों हुआ इसका भी कारण सुनो। इसका कारण सर यह है कि जो ब्लड लाने वाला वेसल है ये चौड़ा है, और ब्लड ले जाने वाला वेसल है वो पतला है। इसलिए ग्लोमेरुलस में ब्लड इकट्ठा होने लगा, और इकट्ठा होता हुआ ब्लड पैदा करने लगा एच रो जी। व्हाट इज एच रो जी? दिस प्रेशर इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक साल पढ़ा रहा था, बच्चा बहुत गुस्सा हो गया, बोला सर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाइड्रो से होता है, वाटर से होता है, और तुम यहाँ ब्लड कलेक्ट कर रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, हाइड्रोस्टैटिक बोलते हो। हमने कहा ब्लड में से क्या निकाल दो, क्या बचा? जिसका 90 से 92% नहीं आया, तो बोले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पैदा होने लगा, और बोला एक नेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बना 10 से 15 mmHg का। कितना? 10 से 15। और इस 10 से 15 mmHg के नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ने आपके ब्लड का प्लाज्मा फिल्टर कर दिया। ब्लड फिल्टर क्या? प्लाज्मा। एंड दैट प्रेशर इज नोन एज, यस, दिस इज नोन एज फिल्टरेशन प्रेशर। फिल्टरेशन प्रेशर, FP। और सच बताऊं तो इसका पूरा नाम है GFP, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस में पैदा हुआ। कहां पर? ग्लोमेरुलस। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्लोमेरुलर। फिर से बोलो, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन प्रेशर। और इस फिल्टरेशन प्रेशर की वजह से सब कुछ फिल्टर होने लगा। क्या फिल्टर होने लगा? हाँ, प्लाज्मा। ब्लड बोलने के पहले बहुत मारूंगा। ब्लड की प्लाज्मा, कहा ले गए? ब्लड कार्पसेल फिल्टर। एफरेंट से आई, एफरेंट से क्या निकल गई? ब्लड कार्पसेल। बचा कौन? प्लाज्मा। प्लाज्मा से भी क्या निकल गई? प्रोटीन। बाकी सब कुछ फिल्टर। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया, यूरिक एसिड, कीटोन बॉडी, सब कुछ known as ultra filtration. And why it is so much ultra? Because यहाँ पर जो filtration membrane है, बोलो, वहां पर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन थी, यहाँ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो 3 चीजों से मिलके बनी है। रट्टा मारो, कितनी? 3। बोलो, एंडोथीलियम, फिर से बोलो, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट। फिर से बोलो,
स्क्वेमस एपिथेलियम है? यस। तो बताओ यहां पर कौन सी मेम्ब्रेन, कौन सी? हाँ, और वहां पर डिफ्यूजन। ना वहां समझ में आया ना यहां आएगा। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन याद है? बताओ एल्वुलाई की स्क्वेमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम, वहां ब्लड और एल्वुलाई के बीच में था, यहां ब्लड और बाउमेन कैप्सूल के बीच में। अंतर कुछ नहीं है। अगर तुम इसे एल्वुलाई मान लो तो बाकी वही है, बस उसकी एल्वुलाई में पोडोसाइट, इसमें पोडोसाइट है, और छेद छोटे की बड़े बड़े, इसलिए फिल्ट्रेशन कम की सब कुछ याद रहेगा। तो अगर मैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पूछूं तो किडनी में बताओ कि लंग्स में? और अगर मैं बेटा तुमसे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पूछूं, हाँ पक्का? अब मैं इसे मिटा दूं? हाँ, अभी पूरा नहीं हुआ, ये अभी होना बाकी है। इतना समझ में आया? कौन आया? किससे? एफरेंट चौड़ा की मोटा, पतला चौड़ा? इफरेंट। तो बताओ यहां पर कैपिलरी में ब्लड रुका, ब्लड में वाटर रुका, क्या पैदा हुआ? एच रो जी। क्या? फिल्ट्रेशन प्रेशर बना? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है कितना? 10 से 15 मिलीग्राम एमएम ऑफ एच फिल्टर हुआ, इसका नाम GFP। कभी कभी मैं GFP पूछूंगा तो बता पाओगे? व्हाट इज GFP? ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन प्रेशर। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन प्रेशर। भाई कुछ समझ में आ रहा है? हाँ बोले सर इतने दिनों बाद ध्यान दिया आपने हमको। रोज ध्यान रहता है, आज पूछ लिया। आज तुम देख नहीं रहते ना मेरी तरफ। हमको जो नहीं देखता मुझे बड़ा दुख होता है। अरे बस। हाँ भाई, कौन आया? एफरेंट। कौन गया? आया, ज्यादा गया। बीच में तालाब बना, तालाब का नाम ग्लोमेरुलस, उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हुआ एच रो जी। तो अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा तो बेटा फिल्टरेशन प्रेशर भी ज्यादा। कैसे कैसे नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कल ब्लड प्रेशर बढ़ाया था, कल बढ़ाया था कि आने वाला ब्लड आर्टरीज की वॉल पर एक प्रेशर लगाता है, दैट इज ब्लड प्रेशर। तो अगर आने वाला ब्लड प्रेशर ज्यादा तो फिर एचरोजी भी ज्यादा, और एचरोजी ज्यादा तो फिल्ट्रेशन प्रेशर भी ज्यादा। हाँ हीरो करो। हाँ और क्या, केवल हम ही पढ़ाते रहेंगे क्या? व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? इन्होंने बोला स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये होशियारी भरी डेफिनेशन है, ये इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट इज द ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ब्लड ईच वेंट्रिकल पर मिनट। अच्छा, एओर्टा किस वेंट्रिकल से? राइट कि लेफ्ट? तो हर मिनट में कितना ब्लड? अरे बच्चे, कौन बोला था? कौन बोला था 70? हर मिनट में 70? तो इससे हर स्ट्रोक वॉल्यूम में 70 और गुणे 72 बराबर 5। हाँ तो बेटा ये आई एब्डोमिनल एओर्टा। बोलो 5 लीटर पर मिनट। क्या है? कार्डियक आउटपुट। बैठ जाओ बेटा। थैंक यू वेरी मच, आपने बताया अच्छा लगा। तो कार्डियक आउट का लगभग 25%। बोलो हाँ, निकालो सब लोग 25%। अरे कुछ नहीं, 5 लीटर का 25%, 25 पंचे 125, 1250 क्या ml, क्या मिनट। जो कोई पर मिनट नहीं बोलेगा वो है बेवकूफ। तो कार्डियक आउटपुट का लगभग 25%। आज तुमको समझ में आएगा कि मैंने डायग्राम में इतना मेहनत काहे की थी किडनी के ब्लड वाले में। लगभग 25% किडनी को दिया जाता है। तो एनसीईआरटी लिखती है, मैं नहीं लिख रहा हूं,
एनसीईआरटी लिखती है लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड पर मिनट जाता है किडनी में, एंड दैट इज नोन एज रीनल ब्लड फ्लो। बाकी आप लोग सुनो, मैं दोबारा लिखूंगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं, मैं बहुत कर चुका हूं इतने काम, हर बार कैलकुलेशन दो बार पढ़ाता हूं। इट इज नोन एज RBF, रीनल ब्लड फ्लो। और हमें ब्लड से मतलब है नहीं है, क्योंकि फिल्टर का होगा, हाँ प्लाज्मा का फिल्टर होगा, प्लाज्मा। खड़ी हो, हाँ और क्या, तुम कहीं का दादा हो? हम हमारे गुरुदेव ऐसे ही पूछते हैं, जब भी उनसे सामने कोई बोले खड़े हो, नहीं खड़ा होता, दादा हो। बोलते हैं कि ब्लड का लगभग कितना प्रतिशत, 55, कितना क्या होता है पता नहीं क्या होता। ब्लड में कितनी चीजें हैं? 2, ब्लड कार्पस और ब्लड प्लाज्मा। कितना परसेंट? 55। तो बताओ 1100 से 1200 का 55 निकालो, जल्दी से, ध्यान से निकालो। लगभग 600 से 700 के बीच, 600 से 700 ml प्लाज्मा पहुंच रहा है किडनी में, एंड दिस फ्लो इज नोन एज रीनल प्लाज्मा फ्लो, RPF। रीनल अभी बोलूंगा तो फिर देखना सोएंगे। व्हाट इज RBF? रीनल। और व्हाट इज RPF? मरोगे सबके सब। सर अब फिर से लिख दो सर, अभी नहीं आया, अब एक बार और। बोला था ना कितना कार्डियक आउटपुट? 5 लीटर का कितना परसेंट? कहाँ गया? किडनी में। हाँ, किडनी में कितने मिनट में? 1 मिनट। कितना गया? 1100 से 1200 ml। फिर से बोलो, 1100 से 1200 ml प्लाज्मा गया कि ब्लड गया? और अगर जितना ब्लड गया उसका 55% क्या होता है? प्लाज्मा। तो लगभग 600 से 700 ml प्लाज्मा गया। कहाँ? किडनी में। क्या बात कर रहे हो? शान बाबू खड़े हो, इस कैलकुलेशन को बताओ। अरे मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ नहीं सकता। क्या कैलकुलेशन? ये कैसे आ गया 600 700? मैंने तो पल्ले नहीं पढ़ा, हम पढ़ा रहे हैं, हमने को नहीं मालूम। कितना ब्लड आउटपुट निकला पर मिनट? इसे क्या बोलते हैं? कि स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? यस यस यस, 2 दिन से आ नहीं रहे। आ जाओ आ जाओ। दिल्ली गए तो का, दिल्ली गए तो का मोदी से हम डरते हैं? इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक भी क्लास छूटने का मतलब होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी के किसी भी चैप्टर में मुश्किल आ सकती है। हाँ सॉरी। किडनी बेच क्या है? राजन सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते, चोर। कुछ लोग और पायस काम करते हैं, हॉली काम करते हैं, पवित्र काम करते हैं। हर आदमी थोड़ी ना तुम्हारी तरह है। बताओ चोरों को कौन पढ़ा सकता है? माँ चोर। बड़ा खुश हो गया, पहली बार अच्छा हुआ। तो बताओ ब्लड कितना जा रहा है? 25%। लगभग प्लाज्मा कितना जा रहा है? 600 से 700। पक्का? और ये जो प्लाज्मा जा रहा है ये बाउमैन कैप्सूल में जाकर के फिल्टर हो रहा, और फिल्टर होने के लिए चाहिए रीनल प्लाज्मा, सॉरी इट इज नोन एज फिल्टरेशन प्रेशर। बोलो क्या? फिल्टरेशन। और जब बताओ कितना था? 10 से 15 mm ऑफ Hg। अभी सोने लगोगे तुम। और बोलते हैं इस फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से यहां से चीजें फिल्टर हो रही। चीजें की प्लाज्मा? प्लाज्मा। वो कहते हैं कि एक कैलकुलेशन के अनुसार 1 mm ऑफ Hg लगभग 12.5 ml ऑफ प्लाज्मा को फिल्टर करता है। 12.5 ml प्लाज्मा को फिल्टर करता है।
और चूंकि यहां पर लगभग 10 से 15 mm है तो मैं 10 मान के चलता हूं। सो 10 mm ऑफ Hg लगभग 125 ml प्लाज्मा को पर मिनट फिल्टर कर रहा। 1 मिनट में 125 ml प्लाज्मा फिल्टर हो रहा। याद रखना, टोटल 650 ml प्लाज्मा पर मिनट पहुंच रहा है, जिसका 125 ml प्लाज्मा फिल्टर हो जा रहा है। इट इज नोन एज फिल्टरेशन फ्रैक्शन। मरोगे तो तुम ही है, मुझे मालूम है। अभी मैं बता दूं ये कहां से निकाला। 600 से 700 ml प्लाज्मा हर मिनट किडनी में पहुंच रहा। ओके, जिसका एवरेज 650। 600 से ml प्लाज्मा क्या पहुंच रहा किडनी में, जिसका एवरेज। और मैंने फिल्ट्रेशन प्रेशर के हिसाब से निकाला कि 1 mm होता तो कितना निकलता 12.5। कितना प्रेशर है 10, तो कितना निकला 125। तो बताओ हर मिनट में कितना फिल्टर हो रहा और पहुंच कितना रहा। इसका मतलब है लगभग 19% प्लाज्मा फिल्टर हो जा रहा है, जो भी किडनी में जा रहा। इट इज नोन एज फिल्टरेशन फ्रैक्शन। कितना पहुंचा, कितना फिल्टर हो गया। कितना पहुंचा 650। कितना फिल्टर हो गया 125। दिस 125 इज नोन एज GFR। बोलो व्हाट इज GFR? ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। बहुत सारे लोग अब जागे। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट लगभग 125 ml प्लाज्मा पर मिनट फिल्टर हो रहा और पहुंच कितना रहा 650 ml प्लाज्मा। इसका मतलब सारा प्लाज्मा जो पहुंच रहा उसका कितना परसेंट 19% प्लाज्मा फिल्टर हो रहा। और अगर ये गणित लगाओगे तो ध्यान सुनना, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में कितने 60 सेकंड में 125 ml। पक्का? सॉरी, हाँ सही तो है, हाँ ठीक है ठीक है। 1 मिनट ही लेके चलते हैं। 1 मिनट में 125 ml। तो अगर मुझे 1 घंटे में निकालना हो तो बोलो 60 मिनट लूंगा। यस, तो 125 गुणे 60। और अगर मुझे 24 घंटे में निकालना हो 125 गुणे 60 गुणे 24 बराबर 180 लीटर प्लाज्मा पर डे। 2 ड्रम, 1 ड्रम लगभग 100 लीटर का, यानी हमारी किडनी एक दिन में 24 घंटे में 2 लीटर प्लाज्मा, 2 लीटर की 2 ड्रम, 2 ड्रम के बराबर प्लाज्मा फिल्टर कर रही है। मजाक नहीं है। और ये फिल्टर होकर जा कहां? बाउमैन कैप्सूल। जा कहा रहा है लूप ऑफ हेनले। जा कहा रहा है DCT में। फिर बोलो, जा कहा रहा है कलेक्टिंग डक्ट। गा कहा रहा है यूरिन में। इसका मतलब हम लोग रोज 180 लीटर यूरिन निकाल देते हैं, नहीं निकालते? फिर क्या करते हैं? यानी जो प्लाज्मा हमने फिल्टर किया है वो पूरा यूरिन नहीं बनता। इससे प्रूफ होता है कि यूरिन पूरा बन ही नहीं सकता, क्योंकि यूरिन तो केवल कितना बनता है 1 से 1.5 लीटर पर डे। बोलो कितना? इसका मतलब 99 के आसपास परसेंट जो होगा प्लाज्मा फिल्टर हुआ कि रीअब्जॉर्ब। हेंस प्रूव हमारे यूरिन फॉर्मेशन में 1 पोर्शन की 3 एक पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन। सर ये नहीं आया? एक बार सुव्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। सारे लोग मेरे साथ लिखेंगे। बोलो, कार्डियक आउटपुट। पता नहीं सर, जिन्होंने 5 लिखा वो गलत है। 5 लीटर पर मिनट बाई ईच वेंट्रिकल। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से चल रहा है, एओर्टा में आया, डॉर्सल एओर्टा में आया, एब्डोमिनल एओर्टा में आया, रीनल आर्टरी में आया। तो बताओ कितना परसेंट? 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट गया कहाँ? किडनी।
तो बताओ किडनी में कितना गया, पता नहीं, लगभग 1100 से 1200 ml। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है तो प्लीज अंडरलाइन। 1100 से 1200 ml प्लाज्मा गया कि ब्लड गया? ब्लड। तो भाइयों ये प्लाज्मा नहीं है, ये ब्लड है, इसे बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो। इट इज नोन एज रीनल ब्लड फ्लो। और जितना ब्लड गया है उसका लगभग 55% है प्लाज्मा। इसीलिए मैंने कहा था जो बच्चे किडनी में ब्लड फिल्टर कराएंगे वो बार बार फंसेंगे। मैंने कहा था किडनी में पहले आरबीसी डब्ल्यूसी निकाल दो, बचा कौन? प्लाज्मा। तो वहां पर फिल्टर क्या हो रहा है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में भी क्या फिल्टर नहीं होंगे? प्रोटीन। याद रहेगा? तो याद रखना प्लाज्मा प्रोटीन छोड़ के सब कुछ फिल्टर होगा। तो लगभग 1100 से 1200 का 55% जब हमने निकाला तो ये निकला लगभग 600 से लेकर 700 ml एवरेज, 650 ml पर मिनट। और भाइयों बहनों इसका नाम हमने रखा रीनल प्लाज्मा फ्लो। ये 2 कैलकुलेशन मुझे अभी चाहिए। कार्डियक आउटपुट उसका 25%, रीनल ब्लड फ्लो उसका 55%, रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब ये प्लाज्मा पहुंचा किडनी में। कहां पहुंचा? किडनी। किडनी में कौन मिले? बॉमेन कैप्सूल। कौन सा आर्टेरियोल? एफरेंट। कौन आया? ईफ्रेंट। एफरेंट आया और ईफ्रेंट गया। एफरेंट आया और ईफ्रेंट गया। बताओ क्या बनाया? फिल्टर हुआ, क्योंकि यहां पर एक प्रेशर आया। नाम बताओ? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगभग कितना? 10 से 15 mm ऑफ Hg। मैंने इसका नाम दिया था, बोलो क्या नाम दिया था? इट इज ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन प्रेशर। यहां पर फिल्टर करने वाला प्रेशर इट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। और इसका कैलकुलेशन सबको आना चाहिए। एक गणित के अनुसार 1 mm ऑफ Hg लगभग 12.5 ml प्लाज्मा को पर मिनट फिल्टर कर देता है। 1 mm ऑफ Hg का प्रेशर 12.5 ml ऑफ प्लाज्मा को फिल्टर कर देता है। और चूंकि 10 से 15 में मैं 10 लेके चल रहा हूं, 10 mm ऑफ Hg लगभग 125 ml प्लाज्मा पर मिनट फिल्टर करेगा। और इस हिसाब से इसी को हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। रेट मतलब किस दर से फिल्टर हो रहा। अगर आप इतना बता दोगे कि किस दर से, 125 ml पर मिनट। फिर से बोलो। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं फ्रैक्शन का, फिल्टरेशन फ्रैक्शन। Filtration fraction is nothing but it is GFR. What is GFR? Glomerular filtration rate upon RPF. What is RPF? Renal plasma flow. और कोई मूर्ख भी होगा तो ही नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी समझना चाहिए। कितना आया, कितना फिल्टर हो गया, उसी का फ्रैक्शन निकाला। कितना आया? 650। कितना आया? और कितना फिल्टर हो गया? 125 पर मिनट। टोटल कितना? 19%। लगभग जितना भी प्लाज्मा आप किडनी में भेज रहे हो उसका 19% प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है। और बोल रहा है ये थोड़ी मोटी बात नहीं है, ये आपकी दिमाग खराब कर देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या? 1 मिनट में 125 ml 125 ml अल्ट्रा फिल्ट्रेट बन रहा। क्या बन रहा? अल्ट्रा फिल्ट्रेट, यानी वो फिल्ट्रेट जो फिल्टर हो चुका है। 125 ml तैयार है 1 मिनट में। तो बताओ जो फिल्टर हुआ उसका नाम क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेट।
तो हमारी किडनी में हर मिनट कितना फिल्ट्रेट मिल रहा? 125। इसलिए 60 मिनट में कितना या कितना? 125 गुणे 60। क्या यही 1 घंटे का हो गया? तो हम लोग लिख सकते हैं 1 घंटे में कितना? 125 गुणे 60। इसलिए 24 घंटे में, बोलो, 125 गुणे 60 गुणे 24, लगभग 180 लीटर पर डे। यानी हमारी किडनी लगभग 180 लीटर ब्लड को, सॉरी प्लाज्मा को फिल्टर कर रही है। कितनी देर में? और वो फिल्टर जाता कहाँ होगा? आगे मेरे बच्चे तैयार रहे, कहाँ जाता होगा? पीसीटी, हाँ, फिर लूप ऑफ वेल्ले, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग और फिर यूरिन। मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड से माइनर, मेजर। अगर पूरा फिल्ट्रेट पूरे यूरिन में बन जाए तो बताओ एक दिन में कितना लीटर यूरिन? 100। अगर ऐसा होता तो वॉशरूम के बाहर ना पाते, इधर से पी रहे होते। 180 लीटर यूरिन बनना समझते हो? तो बोलते हैं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? नहीं बन। इसका मतलब जो भी फिल्टर हुआ, जो भी उसका 90 से 95% रीअब्जॉर्ब। और इसीलिए बोलते हैं कितने प्रोसेस हैं? 3। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और पक्का? अब एक बात बताओ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस बात पर डिपेंड रहेगा? ब्लड प्रेशर। बोलो, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा तो फिल्ट्रेशन ज्यादा, ब्लड प्रेशर कम। कुछ लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर कैसे? अभी तो आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल रहे थे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किससे आ रहा था? ब्लड से। और ब्लड से ही क्या आता है? ब्लड प्रेशर। तो अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा, तो फिल्ट्रेशन रेट कम, ज्यादा। अगर प्रेशर कम तो फिल्ट्रेशन कम। इसीलिए बोलते हैं जब कभी, क्या, हमारा ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होने लगे, अगर ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होने लगे तो हमारी किडनी, हमारी इसका एक जुगाड़ पैदा कर लेती है। और उस जुगाड़ को समझे बिना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम चाहे जितनी दूर चले जाओ। बोलते हैं किडनी ये जुगाड़ करती है कि उसके पास जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बने। कौन सा अपरेटस? जक्स्टा ग्लोमेरुलर। और ये मैं पढ़ा चुका हूं, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी है क्लासेस, दोबारा पढ़ा रहा हूं। कौन आया? एफरेंट। हाँ, कौन गया? क्या बना? हाँ, ग्लोमेरुलस। याद करो, याद करो, मैं बता रहा हूं। यहां से क्या बना? पता नहीं। यहां से क्या बना? पीसीटी। पीसीटी यहां पर कहां गया? लूप ऑफ वेल्ले गया। फिर क्या बना? डीसीटी। हाँ, यस सर, डीसीटी बना। डीसीटी बना। और बेटा डीसीटी एफरेंट आर्टेरियोल और ग्लोमेरुलस के बीच में एक अपरेटस बना। मैंने बनाया था जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। आप कहोगे सर ये कैसे बना रहे हो? मैं इसका डिटेल आपको पढ़ा चुका हूं, फिर भी नहीं आया तो एक बार और कोशिश करो। सर ऐसे मत बनाओ, अगर ऐसे बना दोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं तैयार हूं तुम्हारे नाम का, तुम बस मैं दिखाना चाह रहा था मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूं। इसीलिए मैं तैयार हूं जो तुम चाहते हो वो करने के लिए। बोलो, ये बताओ क्या है? बाउमेन कैप्सूल। कौन है? प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। खड़े होइए। कौन था? जाओ पढ़ लो अब तुम आज। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी तुम जाके किसी और से पढ़ो, कोर्स खत्म। कौन था वहां पर?
सर बहुत ज़्यादा गुस्सा है यार, बोल तो यही होता है, पुरवाल जी की क्लास में भी यही होता है। पुरवाल जी की क्लास में भी यही होता है, पीछे वालों की वजह से हम सब कुछ सर्वाइव करना पड़ता है। और अब ये सुनील जी की क्लास में भी होना स्टार्ट हो गया है। पहले नहीं होता, लास्ट ईयर देखती थी इतना बच्चा रहता था तब भी। हाथ दर्जे की बदतमीजियां, इतनी क्षमता हो तो हमारे सामने बोलो। और मैंने बोल रखा कि मैं किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ाता। अभी कोर्सेज कंप्लीट नहीं हो गए, तुम ही सब आकर यहां खड़े हो गए। इट्स अ बाउमैन कैप्सूल। अगर मैं इधर से एफ्रेंट बना दूं कोई बड़ी बात नहीं, इधर से बोलो एफ्रेंट और इधर से ईफ्रेंट, ये तो कैपिलरी नेटवर्क है, कहीं से भी बन सकते हैं। कोई ऐसा थोड़ी ना कि इधर ही सही बनेगा। बताओ ये कौन बना? पीसीटी। फिर से बोलो। तो लूप ऑफ हेनले भी कहीं भी बन सकता है, डिसेंडिंग और एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अगर मैं दूसरी तरीके से बनाने की कोशिश करूं, ये रहा बाउमैन कैप्सूल, ये पीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप, और ये कौन है? डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। अब मुझे जवाब चाहिए, अगर आप सब लोग सही ढंग से समझे हो तो बताओ। ये वाला आर्ट्रियोल, एफ्रेंट, ये वाला, और ये ग्लोमेरुलस, और ये क्या है? डीसीटी। तो बताओ एफरेंट आर्टेरियोल के पास कौन आ गया? डीसीटी। एफरेंट आर्टेरियोल के पास कौन आ गया? डीसीटी। और ये स्ट्रक्चर मैंने आपको जिस समय पर इरिथ्रोपोइटिन पढ़ा रहा था उस तरह सिखाया था। और मैंने बोला था कभी कभी एफरेंट आर्टेरियोल के पास, बोलो कौन सा? एफरेंट आर्टेरियोल के पास कौन आएगा? डीसीटी। और डीसीटी आकर के यहां पर डेंस सेल बनाएगा। बताओ जो व्हाइट कलर का, ये कौन है? डीसीटी। याद है इनका नाम? मैक्यूला डेंसा। फिर से बोलो। और मैक्यूला डेंसा बन जाने की वजह से यहां पर कुछ और सेल बनेंगी। बोलो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। भूल गए होंगे? याद है? नाम बताओ। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। और इस तरीके के पूरे अपरेटस का नाम, इस पूरे अपरेटस का नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। और मैंने कहा था जक्स्टा शब्द को कभी मत भूलना। याद है? किसके नियर बाय? ग्लोमेरुलस। आज एक और जक्स्टा शब्द पढ़ा था, जक्स्टा मेडुलरी, और ये क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर। और बोलते हैं जब भी ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, क्या? जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल हैं ये एक एंजाइम या हार्मोन निकालेंगे, नाम है रेनिन। फिर से बोलो रेनिन। RENNIN की NIN। तो ये कब निकलेगा? जब आपका बीपी कम होगा। क्या होगा? तो जब भी बीपी कम होने लगेगा तो बताओ फिल्टरेशन ज्यादा कि कम? अगर फिल्ट्रेशन कम होने लगा तो ग्लोमेरुलस को पता चलेगा। और ग्लोमेरुलस किसे बताएंगी? जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल। जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल क्या निकालेंगी? रेनिन। और आपके ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजेन, नाम से सुनना, एंजियोटेंसिनोजेन, ये आगे मिलेगा दोबारा। एंजियोटेंसिनोजेन को रेनिन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1, और एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किया जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 1 जब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा होगा तो एक एंजाइम होगा, दैट इज नोन एज एस। इट इज नोन एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। मेरे साथ बोलो, फिर से बोलो, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ए फॉर एंजियोटेंसिन, फिर से बोलो, C फॉर कन्वर्टिंग,
ई फॉर एंजाइम। तो चलो, रेनिन किसको करेगा? एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। कौन? एस। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, इट इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। बोलो। और ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगेगा, और जैसे ही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड प्रेशर घटा कि बढ़ गया, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया। इट इज नोन एज रास सिस्टम। इसमें आगे एल्डोस्टेरोन में मिलेगा, लेकिन अभी तो RA सिस्टम बोलो, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। बोलो, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अगर ब्लड प्रेशर कम होने लगा, क्या कम होने लगा? तो बताओ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होने लगेगा, फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होने लगेगा, फिल्ट्रेशन कम होने लगेगा, और फिल्ट्रेशन कम होने लगेगा तो कौन सा अपरेटस? जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। बोलो कौन जी? किसकी? कौन से सेल? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। क्या निकालेंगी? रेनिन। रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजेन, ब्लड में पहले से प्रेजेंट है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में और एंजियोटेंसिन 1 को एस एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा, और इससे होगा ब्लड वेसल का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और इस तरीके से फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा। और एक भी चीज बिना एनसीईआरटी के नहीं पढ़ाई है। अगर जरा सी बुद्धि हो तो यह भी मिलेगा तुम्हें, यहीं पर मिलेगा कि जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस एडजस्ट इट्स ब्लड प्रेशर। और घर जाकर के आज बिना पढ़े सोना नहीं, कल ये समझ में नहीं आएगा, और कल पूरा यूरिन फॉर्मेशन के बाद कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन तभी समझ में आएगा जब ये आप बहुत ध्यान से इसे पढ़ के आओगे आज वाला। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। और प्लीज़ ऐसा कभी कुछ मत करो, आपको नहीं पढ़ना, आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, आप निकलिए। और जो भी हो